विगत क्लास में आप समावयवता के ये सारे रूप देख चुके थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, केवल ये समझा था कि संरचना समावयवताएं होती कितने प्रकार की हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने ये ज़रूर बता दिया था, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि CONH3 का होल 5 Cl और बाहर लिख दिया जैसे Cl2। इसी को हम दूसरा रूप अगर इसको लिखें तो देखिए CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर एक Cl रह जाए और एक NH3 पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों जो यौगिक हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अणुसूत्र कैसा है, समान है। एक एक कोबाल्ट है 5 NH3, 4 और 1 5 NH3 इसमें है, 1 और 2 3 और 2 और 1 3 Cl इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र कह सकते हैं किसी ना किसी चीज़ में भिन्नता अवश्य है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न होती हैं, या बताया था त्रिविम व्यवस्थाएं भिन्न होती हैं, उनको कहते हैं हम लोग समावयवी, और यह गुण कहलाता है समावयवता। अब हम एक एक करके समावयवता देखते हैं, कौन सी समावयवता है, किस प्रकार से इनको ध्यान में ये रखा जाता है, किस प्रकार से इनको समझा जाता है। तो देखें, हमारे पास समावयवता दो तरह की, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। पिछली क्लास में मैंने बताया था किसी की भी आपको परिभाषा देनी है तो उसके नाम से रिलेट कर दीजिए उसको। कैसे? दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन संरचनाएं भिन्न हैं। तो जो चीज़ भिन्न होती है उसी के आधार पर समावयवता, संरचनाएं भिन्न होती हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। दो या दो से अधिक अणु जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन त्रिविम व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, क्या कहलाएंगे, त्रिविम समावयवता। अब इसमें इसी आधार पे अणुसूत्र समान, आयनित होने वाली प्रजातियां भिन्न, जलयोजन यानी जल के अणुओं की भिन्नता, बंधित होने वाला परमाणु भिन्न, उपसह संयोजन दर्शाने वाले लिगेंडों में भिन्नता, लिगेंड स्वयं समावयवता दर्शाएं। तो ऐसे करके प्रत्येक व्यवस्था को हम बता सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा हम एक एक समावयवता को लें और उनको उदाहरणों से समझाते चलें। तो देखते हैं, सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं संरचनात्मक समावयवताओं में आयनन समावयवता। आयनन समावयवता आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म के नाम से यह जानी जाती है। आयनन समावयवता क्या है? तो देखिए, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5 Br और ये बाहर आ गया SO4। और दूसरा एग्जाम्पल आ गया CONH3 का होल 5 SO4 Br। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के अणुसूत्र बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। CO 5 NH3, एक एक सल्फेट है, एक एक ब्रोमीन है। इसका मतलब अणुसूत्र समान है तो निश्चित रूप से आयनन समावयवी, वो समावयवी होंगे। केवल आयनन होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए यहाँ से कैसे पता पड़ता है कि आयनन समावयवी हैं। ऐसे विचार कीजिए कि इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। पानी में ये हिस्सा आगे वाला धनायन होता है, पीछे वाला क्या होगा, ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन अलग होंगे, तो बोलिए यहाँ पर हमको कौन सा आयन प्राप्त होगा, SO4-2। और यहाँ पर हमको कौन सा ऋणायन प्राप्त हो रहा है, Br-। तो जल में जब आयनन होता है तो बोलो आयनित होने वाली प्रजातियाँ भिन्न भिन्न हो गई कि नहीं हुई। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, आयनन समावयवी। जहाँ भिन्नता आ जाए वहीं समावयवता लग जाती है। तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन आयनित होने वाली प्रजातियां भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाएंगे, आयनन समावयवी। अब इससे रिलेटेड दो तीन तरह के क्वेश्चन है। कैसे? एक तो है परिभाषा का कि आयनन समावयवता किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन आयनित होने वाली प्रजातियां भिन्न भिन्न होती हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं और ये गुण आयनन समावयवता कहलाता है। दूसरी चीज़
ये पूछ सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कारण है कि यह यौगिक तो BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, जबकि यह यौगिक AgNO3 के साथ AgBr का पीला अवक्षेप देता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने इसमें AgBr मिलाया, AgNO3 मिलाया, तो बोलो Ag किससे क्रिया करके पीला अवक्षेप देता है? AgBr के रूप में आएगा जब देगा। तो इसका Br तो स्वतंत्र है ही नहीं, इसमें कौन है? सल्फेट स्वतंत्र है। इसलिए ये क्या होगा कि AgBr का पीला अवक्षेप नहीं देगा। दोबारा समझ लें, ये पूछ ले कि दोनों में, ये IIT टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा अच्छा पूछा जाता है कि यह AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप नहीं देता है, जबकि यह पीला अवक्षेप देता है। कैसे बता सकते हैं? कि इसमें Br लिगेंड के रूप में होता है, अतः आयनित होकर के स्वतंत्र नहीं होता है। ये पूरा एक संग टूटेगा तो Br नहीं मिलेगा, तो AgNO3 के संग AgBr का पीला अवक्षेप नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? AgBr स्वतंत्र है, यानी आयनित होकर के अलग होएगा, तो ये AgNO3 से क्रिया करके आसानी से AgBr दे सकता है, इसलिए ये पीला अवक्षेप देता है और ये पीला अवक्षेप नहीं देता। ऐसे BaCl2 से रिलेटेड पूछ सकते हैं। BaCl2 ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा यौगिक BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। श्वेत अवक्षेप किसका होता है? थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। तो ये है बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप। अब यहाँ देख सकते हैं कौन बेरियम सल्फेट बना सकता है। तो देखिए BaCl2 में यहाँ पे सल्फेट हमको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए बेरियम सल्फेट बन सकता है। लेकिन यहाँ सल्फेट नहीं मिलेगा, इस वजह से यहाँ श्वेत अवक्षेप नहीं देगा, यहाँ पे श्वेत अवक्षेप देगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारे पास आयनन समावयवी हैं। दूसरा ऐसा होता है पेपर में, जो अपना बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल दे देगा और ये कहेगा निम्न यौगिकों में कौन सी समावयवता उपस्थित होती है। तो आप लोगों को पहचान का तरीका क्या है? बाहर की साइड देख लेना, चाहे तो आगे भी यहाँ पे आगे होता है या बाहर पीछे की तरफ। अगर दोनों आयन अलग अलग है तो निश्चित रूप से आयनन समावयवता होगी, कोई और समावयवता नहीं होगी। तो ये हमारे पास पहचान का तरीका है। ये बोर्ड में भी है, कंपटीशनों में भी कोई से भी दो यौगिक कह के ये कह देगा इनमें कौन सी समावयवता पाई जाती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आयनन समावयवता। अब लेते हैं हम दूसरी प्रकार की समावयवता, जिसको कहते हैं हम जलयोजन या हाइड्रेट समावयवता। तो सेकंड समावयवता देखते हैं, जल योजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रेट। कई बार ऐसा करता है कि इसका हिंदी का ही इंग्लिशकरण कर देता है, मतलब हाइड्रेट हिंदी में लिख के दे देता है। तो आप ध्यान रखें कि जल योजन को ये हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। देखते हैं क्या होती है जल योजन। चूंकि जल शब्द काम में लिया है, तो देखें मैं एक एग्जाम्पल से इसको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसी के आधार पे देखिए कैसे करते हैं। अगला एग्जाम्पल आ जाता है CO H2O का होल 4 Cl2 Cl.H2। अगला एग्जाम्पल और ले लें, इसी का एक CO H2O का होल 6 और ये हो गया Cl3। ठीक है, एक H2 चला गया और यहाँ पे 2 H2 चले जाएंगे, 2 H2। देखें आप लोग, इसके अंदर H2O दो अवस्थाओं में काम कर रहा है। ये जो बड़े कोष्टक वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम समन्वय मंडल, और जो बाहर का हिस्सा है उसको कहते हैं आयनन मंडल। क्लियर है सबको इतना? ये पहले चर्चा हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए जो जल है वो लिगेंड की तरह भी कार्य करता है, और आयनन मंडल में क्रिस्टलन जल, ये डॉट लग के जो जल के अणुओं की संख्या जुड़ती है इसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो यहाँ देखें तीनों यौगिकों का सूत्र देखें, सभी में CO है। यहाँ पे कितने H2O? 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6। Cl संख्या देख लें 3, 2 और 1 3, 2 और 1
3। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं सभी का अणुसूत्र समान है तीनों यौगिकों का। ठीक, लेकिन अंतर किस में आ रहा है? तो अंतर आ रहा है जल के अणुओं की संख्या में। कहाँ पे संख्या में? लिगेंडों के रूप में या फिर क्रिस्टलन जल के रूप में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो 2 या 2 से अधिक अणु जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन लिगेंड के रूप में या क्रिस्टलन जल के रूप में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ कितने हैं जल के अणु? 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो जिनमें जल के अणुओं की संख्या लिगेंडों के रूप में या क्रिस्टलन जल के रूप में भिन्न भिन्न होती है उसे कहते हैं हम जल योजन समावयवता। क्लियर है? तो ये हम अब बात यही आती है इनमें कैसा क्वेश्चन? तो एक तो परिभाषा वाला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अणु जिनके अणुसूत्र समान लेकिन लिगेंड के रूप में या फिर क्रिस्टलन जल के रूप में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जल योजन समावयवी कहलाते हैं। दूसरी बात और कैसे पूछ सकता है? तो मान लीजिए ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो आपको अगर कहीं भी जल का अणु दिखाई देता है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो कौन सा समावयवी होगा? जल योजन समावयवी। अब आप देख लीजिए ऐसे डॉट H2O लगा मिला और निश्चित रूप से जल योजन समावयवी होगा वो। तो ये हो गया हमारे पास जल योजन समावयवी। तीसरा प्रकार देखते हैं अब हम लोग। जो तीसरा प्रकार था वो है हमारे पास लिंकेज यानी बंधनी समावयवी। अगला कौन सा है? बंधनी समावयवी। इनको बोलते हैं इंग्लिश में हम लिंकेज। वही मैंने बताया कि लिंकेज आइसोमरिज्म। हिंदी में लिख के लिंकेज दे सकता है तो घबराए नहीं कि ये बंधनी क्या चीज़ आ गई। तो देखिए ये किन में पाया जाता है, इसकी पहचान कैसे करनी है। तो देखें जैसे ये है CONH3 का होल 5 NO2 और ये लिख दिया हमने +2। ठीक है, आवेश लगा दिया इसके ऊपर। अगला देखें CONH3 का होल 5 ONO +2। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में सबसे पहले देखेंगे अणुसूत्र समान है या नहीं है। तो देखते हैं दोनों में CO है, 5 NH3 है, इसमें 1 N और 2 O है और इसके अंदर भी 1 N 2 O है। इसका मतलब अणुसूत्र बिल्कुल दोनों के एग्जैक्ट सेम है। ठीक, अब अंतर किस चीज़ का है? तो यहाँ पे देखो ये भी NO2 जैसा है, ये भी NO2 है, लेकिन मैंने एक तरह के लिगेंड बताए थे उभय दंतुक लिगेंड, जो होते तो एक दंतुक लिगेंड है लेकिन अपने भिन्न भिन्न परमाणुओं की सहायता से बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बना रहा है वो बना रहा है N की सहायता से, NO2। ठीक, और यहाँ पे जो बना रहा है वो बना रहा है O की सहायता से। इसे कहते हैं नाइट्रो और इसे कहते हैं नाइट्राइटो। ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइटो है। ठीक है, तो अब दोनों लिगेंड हैं तो एक जैसे, लेकिन बोलिए बंधित होने वाला परमाणु अलग अलग है या नहीं है? तो इसीलिए इसको बंधनी समावयवी कहते हैं। बंधन की प्रवृत्ति भिन्न हो गई। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अणु जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उभय दंतुक लिगेंडों की उपस्थिति की भिन्नता होती है। ठीक है, फिर से सुन लें, 2 या 2 से अधिक अणु जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन दोनों में उपस्थित उभय दंतुक लिगेंड भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ का लिगेंड भिन्न आ गया और यहाँ का लिगेंड भिन्न आ गया, केवल जुड़ने वाले परमाणु की प्रकृति के आधार पे, बंधन के आधार पे। इसलिए कौन सी समावयवता हो गई? बंधनी। तो एक तो परिभाषा हो गई, उभय दंतुक लिगेंडों की भिन्नता के कारण ये दोनों समावयवी कहलाते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन कैसे? तो ये एग्जाम्पल दे दिया। तो आप देख लेना कि अगर कहीं पर भी पूरे यौगिक में जो लिगेंड दे रखे हैं दोनों यौगिकों में वो अगर उभय दंतुक है, जैसे मान लीजिए एक में CN दे के रखता, यहाँ पे CN दे देता, ठीक, और यहाँ पे NC दे देता, तो आप अपने आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से लिगेंड है? उभय दंतुक लिगेंड। एक जगह NCS दे देता या CNS दे देता, दूसरी जगह SCN दे देता। दोनों एक से, एक तरफ कार्बन से जुड़ रहा है, एक तरफ S से जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसे? उभय दंतुक। तो जहाँ जहाँ पर लिगेंडों में उभय दंतुक लिगेंड अगर दिए हैं तो वो कौन सी समावयवता में आएंगे? लिंकेज समावयवता में। तो ये आपके पास एक हो गया लिंकेज समावयवता। अगला लेते हैं हम
चौथा नंबर। ठीक, अगली चौथी है उपसह संयोजन समावयवता। इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसा इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये क्या होती है, तो इसके अंदर क्या किन में पाई जाती है, आपको पहचान कैसे करें, उसके बाद क्या होती है ये समझेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, PTNH3 का होल 4, ठीक, और ये हो जाए PDCl4। और एग्जांपल ले लेता हूँ एक, CrNH3 का होल 6 और ये हो जाए COCl6। ठीक, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये एक दूसरे के मतलब वो नहीं है, पूरक नहीं है कि इसका समावयवी है, क्योंकि इनका लेना देना ही नहीं है आपस में। यहाँ देखेंगे उपसह संयोजन समावयवता उन यौगिकों में पाई जाती है, या वे यौगिक जिनमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायन या फिर धनायन व ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में पाए जाते हैं, उपसह संयोजन समावयवता दर्शाते हैं। क्या होता है समावयवता में, इसमें इसके लिगेंड तो इसकी जगह चले जाए और इसके लिगेंड इसकी जगह आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, अगर PD के संग NH3 आ जाएगा तो PD आगे की तरफ आ जाता है, PDNH3 का होल 4, और पीछे क्या आ जाएगा, PTCl4। ठीक है, अब दोनों यौगिकों को पहले तो देख लो, PTNH3, PT है, PD है, PD है, PT है, 4NH3 4Cl, 4NH3 4Cl, क्लियर। तो इनमें चाहे तो ऐसे कह दो केंद्रीय धातुओं की अदला बदली हो जाती है। उपसह संयोजन बंध बनाने वाले केंद्रीय धातुओं की लिगेंडों से अदला बदली हो जाती है। तो इसके ये धातु इन लिगेंडों के संग आ गई और ये धातु इन लिगेंडों के संग आ गई, इसे क्या कहते हैं हम, उपसह संयोजन समावयवता। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातुओं से बंधित होने वाले, दोबारा सुन लें, दो या दो, एक और वो दूसरा, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन केंद्रीय धातुओं से बंधित होने वाले लिगेंडों, केंद्रीय धातु से उपसह संयोजक बंध बनाने वाले लिगेंडों में परिवर्तन हो जाता है, यानी वो एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे, उपसह संयोजन समावयवी। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन केंद्रीय धातुओं से उपसह संयोजन बंध बनाने वाले लिगेंडों की एक तरह से विनिमय हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, उपसह संयोजन समावयवी कहलाते हैं। और यह समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी संकुल, ये भी संकुल, उसका रूप ही यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, CO इधर आ जाए, CONH3 का होल 6 और वो क्या बन जाएगा, CrCl। तो ये हमारे पास कौन से समावयवी हो जाएंगे, उपसह संयोजन समावयवी। कैसे पहचान करेंगे, तो देख लेना, जहाँ पर संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों एक संग पाए जाएं, ऐसे यौगिक पाए जाएं, उनमें कौन सी समावयवता हो जाएगी, उपसह संयोजन समावयवता। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आयनन मंडल भिन्न आ रहा है, यानी बाहर की तरफ का आयनन भिन्न आ रहा है तो आयनन समावयवता, डॉट लग के जला रहा है तो जलयोजन समावयवता, अगर कोई भी उभयदंतुक लिगेंड पूरे यौगिक में कहीं दिखाई दे रहे हैं तो बंधनी समावयवता, और अगर संकुल धनायन और संकुल ऋणायन वाले यौगिक है तो वहाँ कौन सी है, उपसह संयोजन समावयवता। अगली आती है मेन रूप से, तो ये 4 समावयवता ही मेन पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अब इस कोर्स में है तो मैं और बता देता हूँ। 5वीं समावयवता क्या चीज़ है, 5वीं समावयवता हमारे पास है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता, इनमें क्या होता है, लिगेंड समावयवता में देखते हैं लिगेंड समावयवता का क्या सिस्टम है। तो इसमें लिगेंड खुद समावयवता दर्शाते हैं। कैसे, अभी तक तो क्या हो रहा था, एक यौगिक खुद पूरी समावयवता और दूसरा दर्शा रहा था, एक मतलब दोनों यौगिकों में भिन्नता। यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे मैं एक एग्जांपल से ही बताता हूँ इसको भी, CrNH3 का होल 5, ठीक, और
ये हो गया हमारे पास C6H4Cl और ये आ गया 2 नंबर पे Cl3। एक यौगिक अभी बता दूंगा कैसे आया है। दूसरा देखें, CrNH3 का होल 5 C6H4Cl, ये आ गया 3 नंबर पे और ये Cl3। एक और देखें, CrNH3 का होल 5 तो ये देखिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल अलग अलग दे रखे हैं। अगर तीनों में देखा जाए तो देखिए सभी में क्रोमियम है, 5 NH3 हैं, C6H4Cl एक लिगेंड और है जो बड़े कोष्टक के अंदर है, केंद्रीय धातु, बाकी बचे कुछ लिगेंड हैं। तो ये भी लिगेंड हो गया, ठीक है, ये भी लिगेंड है और बाहर Cl3 दे रखा है। तो इसका मतलब सभी के सूत्र तो समान है, लेकिन यह भिन्नता किस में है? तो बोलिए देखिए पूरा यौगिक सब कुछ समान है, केवल लिगेंडों में भिन्नता है। ये दूसरे नंबर का, ये तीसरा, ये 4। तो क्या है 2 3 4? तो देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ देखें, ये हमारे पास बेंजीन रहा है और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। यह चूंकि यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटाएगा तो किसी से जुड़ेगा, किसी से, किससे जुड़ेगा? क्रोमियम से। इसी से उपसहसंयोजक बंध बनाते तो यहाँ पे जुड़ता है। अब देखें Cl जुड़ने की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, हर कोने पर CH होता है इस तरह से। हाइड्रोजन हटा दो और कुछ भी जोड़ दो, तो हाइड्रोजन हटा दिया हमने और यहाँ पे एक Cl जोड़ दिया। इसको 1 नंबर मान ले, ये कौन सा हो गया? दूसरा। इसे पे देखें, यहाँ से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये पहला नंबर है। अब तीसरे पे Cl जुड़ जाए और उसके बाद किस पे जुड़ जाए? चौथे पे, यहाँ Cl जुड़ जाए, ठीक। अब कई जने सोचें कि साहब हम यहाँ पे जोड़ दें, 5 पे आ जाएगा, 5 पे नहीं आएगा, फिर इधर से करेंगे 1 के बाद 2 3। तो ये और ये स्थिति और ये तो एक जैसी हैं, मतलब ये वाली और ये वाली, दूसरी तीसरी, दूसरी तीसरी और ये चौथी, समझे। तो यहाँ पे देखें, पहली स्थिति के जो बिल्कुल पास होती है उसे कहते हैं हम ऑर्थो स्थिति, जो दूसरे नंबर की होती है उसे कहते हैं हम मेटा, और तीसरी जो स्थिति लास्ट स्थिति होती है उसे कहते हैं पैरा। तो इनको चाहे तो नंबर से बता दो, 2 नंबर, ये 3 और ये 4। तो इसका नाम हो जाता है 2 क्लोरोफेनिल, इसका नाम है 3 क्लोरोफेनिल, इसका है 4 क्लोरोफेनिल, या फिर इसे कहते हैं ऑर्थो क्लोरोफेनिल। ये है मेटा क्लोरोफेनिल और ये है पैरा क्लोरोफेनिल। क्लियर है? तो इस तरह से हम इनके नाम आसानी से दे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर यौगिक समावयवता नहीं दर्शा रहा, बल्कि कौन दर्शा रहे? लिगेंडों में ही अंतर है। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके लिगेंड स्वयं समावयवता दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? लिगेंड समावयवी कहलाते हैं, और इस गुणधर्म को लिगेंड समावयवता कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी ना तो पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आप देख लेना, लिगेंडों में इस तरह से 2 3 4 या OMP ऐसा कुछ लिखा जाए, या फिर आप देख लेना जिनमें मंझला कोष्टक पाया जाता है वो सब क्या होते हैं? लिगेंड समावयवता दर्शाते हैं। क्लियर है? तो 2 या 2 से अधिक हो गए जिनमें लिगेंड स्वयं समावयवता दर्शाते हैं या लिगेंडों में ही भिन्नता होती है, क्या कहलाएंगे? लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लिगेंड समावयवी हो गए। तो ये हमारे पास लिगेंड समावयवता है। अब हम एक और समावयवता लेते हैं संरचनात्मक समावयवताओं में। लास्ट समावयवता है वो है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता क्या होती है? उपसह संयोजन स्थिति, एक उपसह संयोजन थी और एक उपसह संयोजन स्थिति। उपसह संयोजन किन में पाई जाती है? जिनमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायन होता है। स्थिति किस में होगी? तो हम लोग, आपको ध्यान होगा, जैसे ये वाला है NH3 का होल 4 CO NH2 O2 CO NH3 का होल ट्वाइस और ये Cl2, ठीक है।
और ये हो गया CO+6, सी आ गया अपने पास +2 आवेश। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो यौगिक दे रखा है ये किस प्रकार के लिगेंडों का है, सेतु लिगेंडों का। तो उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवता के लिए पहचान यही है कि सेतु लिगेंडों की मतलब दोबारा देख लें, उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवता वह समाव्यवता होती है जिसमें सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं या सेतु उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। इसी को देखें, मैं इसका दूसरा यौगिक लिख रहा हूँ, ClNH3 का होल थ्राइस CONH2, ये O2 है, O2 CO +2। दोनों प्रकार के यौगिकों में आप देखेंगे क्या फ़र्क है, यहाँ पे 4 NH3 इधर 3 NH3 2 Cl2, जबकि यहाँ पे क्या किया मैंने, एक NH3 को इधर ले गया और एक Cl को इधर ले आया। इससे क्या होगा, अगर हम इस यौगिक को बीच में से काट दें तो बोलिए दोनों हिस्से अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ 4 NH3, यहाँ NH3 का होल ट्वाइस Cl2, जबकि यहाँ से अगर बीच में काटें तो देखो 3 NH3 1 Cl, 3 NH3 1 Cl। तो ये जो है ये सममित प्रकार की संरचना है और ये कैसी है, असममित। तो ये तो हो गया असममित और ये कैसा हो गया, सममित। तो देखें, दो या दो से अधिक यौगिक जो सेतु लिगेंड युक्त होते हैं, जिनमें सेतु लिगेंड पाए जाते हैं, उनके द्वारा दर्शाई जाने वाली समाव्यवता उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवता कहलाती है, या फिर जिनके अंदर लिगेंडों की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, पहले लिगेंड यहाँ थे, अब कुछ लिगेंड उठ करके यहाँ आ गए, कुछ यहाँ से उधर चले गए। तो आपको लोगों को तो इसमें ये कभी नहीं पूछी जाती। पहली बात तो ये पूछा जाता है एग्जाम्पल में कि इसमें कौन सी समाव्यवता है। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा दर्शाई जाने वाली समाव्यवता उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवता कहलाती है। पहचान का तरीका क्या है, अगर सेतु लिगेंड दे रखे हैं तो निश्चित रूप से उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवता कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास संरचनात्मक समाव्यवताएं समाप्त होती हैं। सबकी पहचान इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तो हम दे सकते हैं, जैसे आयनन समाव्यवता तो आयनित होने वाली प्रजातियां भिन्न, जलयोजन समाव्यवता जल के अणुओं की संख्या भिन्न लिगेंड या जलयोजन यौगिक के रूप में। तीसरी है कौन सी, बंधनीय समाव्यवता, बंधित होने वाले परमाणु की भिन्नता जो कि उभयदंतुक लिगेंडों के रूप में होती है। उपसहसंयोजन समाव्यवता, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले लिगेंडों का विनिमय हो जाता है। अगला आता है पॉइंट कौन सा, लिगेंड समाव्यवता, जिनमें लिगेंड स्वयं समाव्यवता दर्शाते हैं। और एक आती है उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यवता, जिनमें सेतु लिगेंडों की उपस्थिति की वजह से समाव्यवता उत्पन्न होती है, जिनमें दो रूप होते हैं, असम्मित और सम्मित। यदि दोनों ओर की केंद्रीय धातुओं पर समान प्रकार के लिगेंडों की व्यवस्था होती है तब तो वो सम्मित प्रकृति है, और अगर भिन्न प्रकार के लिगेंडों की व्यवस्था तो असम्मित प्रकृति। पहचान का तरीका आपको बता दिया है, तो आप इस समाव्यवता को करिए। अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू। अगली क्लास में हम अब आगे की समाव्यवता लेंगे, ज्योमिति और प्रकाशिक।